जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जमानत राशि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, समझेंगे कि जमानत राशि क्या होती है। क्योंकि जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो या फिर सांसद का चुनाव हो या फिर विधायक का चुनाव हो, तो जब भी चुनाव आता है तो जब उम्मीदवार अपना पर्चा भरने जाता है यानी उम्मीदवारी पेश करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसे एक फिक्स जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। तो ये जमानत राशि होती क्या है, और कहीं कहीं पे हम कभी कभी सुनते हैं कि उनकी जमानत जब्त हो गई। तो जमानत जब्त भी सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि जमानत नाम की जो चीज़ होती है वो तो कोर्ट कचहरी में होती है कि किसी ने कोई क्राइम किया है या किसी ने कोई अपराध किया तो उसको बाद में जो कोर्ट होता है उसके द्वारा उससे जमानत मिल गई। तो ये एक जमानत अलग चीज़ होती है, यानी कि कोर्ट कचहरी वाला जो जमानत है वो अलग होती है। और एक जमानत राशि जो है, और इसमें बोला जाता है कि जमानत जब्त हो गई, तो ये अलग एक जमानत होती है। तो समझेंगे कि हम पहले समझते हैं कि जमानत राशि क्या होती है। तो देखिए, जब भी कोई उम्मीदवार, चाहे ग्राम प्रधान का, अगर मान लीजिए पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर अगर चुनाव हो रहे हैं वार्ड मेंबर का, बीडीसी का, ग्राम पंचायत का, यानी कि जो ग्राम पंचायत सदस्य या वार्ड मेंबर एक ही होते हैं, तो अगर ग्राम प्रधान या फिर वहाँ पे अगर चुनाव हो रहे हैं जो जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, यानी कि चारों का चुनाव जब होता है तो हम एक ही साथ वोटिंग करते हैं, डायरेक्टली वोट उनको करते हैं। तो ग्राम पंचायत का सदस्य क्या होता है, जिन्हें हम वार्ड मेंबर बोलते हैं। क्षेत्र पंचायत का सदस्य होता है जिसे हम बीडीसी बोलते हैं। और ग्राम प्रधान का चुनाव होता है और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है। इनको हम चार लोगों को डायरेक्ट वोट करते हैं। तो जब भी ये चुनाव होते हैं तो उस समय जब जो उम्मीदवार रहते हैं, चाहे ग्राम प्रधान का हो या फिर वार्ड मेंबर का उम्मीदवार हो या फिर बीडीसी का या फिर जिला पंचायत सदस्य का, तो वो लोग जब अपना फॉर्म भरने जाते हैं, जब निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश होते हैं, तो उसके तहत जब वो अपने ब्लॉक में या फिर जहाँ पे उनको बताया गया रहता है कि आपको वहाँ पे आपका उम्मीदवारी फॉर्म भरना है, तो वहाँ पे जो उम्मीदवारी का जो पर्चा भरने जाते हैं, तो वहाँ पे उनको एक जमानत राशि देनी पड़ती है। जमानत राशि प्रत्येक उम्मीदवार को देने पड़ते हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर का हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे ग्राम पंचायत सदस्य का हो या फिर जिला पंचायत सदस्य हो, सबको देनी पड़ती है। और सबकी जो जमानत राशि है वो अलग अलग होती है। तो जमानत राशि उनकी अलग अलग होती है, वो क्या होती है और किसको जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, कितना जमा करना पड़ती है, समझते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, अगर आप जाते हैं, सबसे निचला स्तर से स्टार्ट किया जाए तो वार्ड मेंबर। अगर वार्ड मेंबर के रूप में आप जाते हैं पर्चा भरने, यानी कि जो ग्राम पंचायत का सदस्य भी इसे बोला जाता है, तो अगर आप ग्राम पंचायत सदस्य की उम्मीदवारी के लिए पर्चा भरने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। और जो वार्ड मेंबर के लिए जो जमानत राशि होती है वो होती है 500 रुपये। आप अगर वार्ड मेंबर के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 500 रुपये की जमानत राशि देनी पड़ती है। ठीक है, देखिए, ये जो जब चुनाव होते हैं तो हर चुनाव में निर्वाचन आयोग एक अपना दिशा निर्देश जारी करता है कि कितना रुपये जमानत राशि लगेगा। तो ये हर साल चुनाव होते हैं तो थोड़ा थोड़ा इनका जो है बदलता रहता है। लेकिन पिछला जो चुनाव था उसमें ये 500 रुपये वार्ड मेंबर का था। उसके बाद हम देखते हैं बीडीसी, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो इसका जो जमानत राशि होती है वो होती है 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये बीडीसी के। उसके बाद लेते हैं ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान के, तो जो ग्राम प्रधान का जमानत राशि होता है वो होता है 2000 रुपये, इसका भी 2000। अब आप जिला पंचायत सदस्य का, क्योंकि इसको भी हम लोग जब भी वोट करने जाते हैं तो 4 लोग का डायरेक्ट चुनाव करते हैं, तो इसका भी जो जमानत राशि है वो हो जाता है 4000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, पिछला जो चुनाव था उसमें जमानत राशि ये था 500, 2000, 2000, 4000। ठीक है, तो इस तरह से ये जमानत राशि हो गया। जो भी उम्मीदवार रहेगा वो जाएगा तो इतना रुपए का डिपॉजिट वहाँ पे देना ही पड़ेगा। तो ये जो होता है इसमें थोड़ा सा एक अलग नियम बनाया गया है कि जितने भी जो आरक्षित वर्ग होते हैं, जैसे कि ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, तो जो आरक्षित लोग होंगे तो उनका ये 50% लगता है, यानी कि 500 है। तो अगर आरक्षित वर्ग का जो व्यक्ति है जो अपना वार्ड मेंबर के लिए पर्चा दाखिल करने जाए तो उसको लगेगा 250 रुपये। और यदि बीडीसी के लिए अगर कोई आरक्षित, जैसे एससी का हो गया, एसटी का हो गया या फिर ओबीसी का हो गया, तो वो इसका 50% 1000। ग्राम प्रधानी के लिए भी 1000। और जिला पंचायत सदस्य के लिए अगर वो उम्मीदवार करता है 2000, यानी कि उनका 50% हो जाता है। सामान्य को पूरा देना पड़ता है और आरक्षित वर्ग को आरक्षण के तौर पे उनको आधा देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई जमानत राशि, यानी कि जमानत राशि इतना जमा करना पड़ेगा। और फिर बात हो जाती है कि जमानत राशि जमा क्यों करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आखिर जमानत राशि क्यों जमा करनी पड़ती है, आखिर क्या वो स्थिति क्या आती है कि जमानत राशि जमा करती है। तो देखिए, जमानत राशि के जमा करने के जो पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि जो उम्मीदवार जाएंगे तो अगर वो जमानत राशि जमा करेंगे तो उससे कुछ निर्वाचन आयोग को पैसा मिलेगा और वो चुनाव कराने में मदद करेगा वो पैसा। तो ठीक है, ये बात तो सही है कि कुछ राशि जो भी मिले उनको वो थोड़ा सा सहयोग राशि होती है और निर्वाचन आयोग को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। लेकिन इसमें भी बहुत सोचने वाली बात है कि
इतनी कम राशि में कोई चुनाव हो जाता है, कभी नहीं होता है। अगर एक ग्राम प्रधान का भी चुनाव कराया जाता है तो कई लाख रुपए लग जाते हैं। वहाँ पे अधिकारी आते हैं, वहाँ पे जो फोर्सेस आती हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स आ गई, पुलिस को, तो काफ़ी इंतजाम करने पड़ते हैं। उनका जो पर्चा बनाना पड़ता है, या फिर बैलेट पेपर के जो मशीनरीज होती हैं उनको सही करना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। बहुत तामझाम, बहुत दिनों तक ये सब चलता है, तब जाके चुनाव होते हैं। चुनाव में खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रशासन को भी काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तो इनके जमानत राशि से कुछ उनमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तर्क दिया जाता है कि इससे निर्वाचन आयोग को कुछ फ़ायदा होता है। थोड़ा सा फ़ायदा होता है, ये तो देखने वाली बात है, कि ज़ाहिर सी बात है कि ये तो होता ही होता है। लेकिन इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो लगभग बहुत कम लोग जानते हैं, और बहुत कम लोग बताते हैं कि जमानत राशि क्यों लिया जाता है। और उसको कहा जाए तो लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र के गाल पे समझे तो ये तमाचा है, और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है। लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा ब्लैक होल है, और कहा जाए तो लोकतंत्र के लिए ये समझे तो एक प्रकार से गाली है। क्योंकि जो जमानत राशि जो जहाँ पे जमा की जाती है, तो यानी कि 10 रुपये भी लगे या 20 रुपये लगे, 50 रुपये, जो रुपये भी लगे जमानत राशि, तो जमानत राशि अगर ऐसे कहा जाए कि किसी जो उम्मीदवार है उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार ऐसे थोड़े होगा कि जमानत की जो क्वालिफिकेशन है, बहुत से लोग अनपढ़ है तो वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। उनके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं। बहुत से लोग जहाँ जहाँ पे कई जगह पे तो ऐसा भी निर्वाचन आयोग ने जो लगा दिया नियम कि अगर किसी के 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, जिनके घर में शौचालय नहीं है उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से बहुत करता है, लेकिन लोग अपना तर्क दे देते हैं कि किसी के पास बहुत गरीब है तो उसके घर में शौचालय नहीं है। ठीक है, तो बहुत गरीब है तो शौचालय नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर भी तो ये चीज़ें आ सकती हैं। मान लीजिए अगर उम्मीदवार बहुत गरीब है तो फिर कहाँ से ये जमानत राशि देगा? इतना जमानत राशि तो वो नहीं दे सकता। अगर गरीब है तो भाई फिर से यहाँ पर भी तो वो उसकी गरीबी को देखा जाना चाहिए कि वो कहाँ से जो जमानत राशि देगा। लेकिन इसमें दिए है, आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे का जो मुख्य कारण है, मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि चुनाव में लोगों की भीड़ ना हो, सभी लोग अपनी दावेदारी ना कर सके। यानी कि लोकतंत्र से बहुत कुछ ही लोग, गिने चुने लोग आए और बाकी लोगों को लोकतंत्र से बाहर कर दिया जाए। इस तरह के हमारे संविधान में ऐसे कानून बनाए गए हैं कि आपको जमानत राशि के रूप में एक प्रकार से समझे तो वो एक लक्ष्मण रेखा है कि आप जब तक से आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप जा नहीं सकते। अब ये रूल जो है ये भारत के संविधान के खिलाफ भी है, और समझे कि जो भारत में चुनाव प्रक्रिया है उसके लिए ये बहुत बड़ा, एक कहा जाए तो लूप होल्स है, यानी कि बहुत बड़ी ये एक खाई है जिसको पाटना पड़ेगा। अगर ये खाई नहीं पटेगी तो हमारे लोकतंत्र में अच्छे लोग नहीं आ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अच्छे लोग नहीं आ पाएंगे। देखिए इसमें होता है कि 500-2000 कोई ज़्यादा राशि नहीं है, लेकिन जब हम पर्चा भरने जाते हैं तो पर्चा भरते उम्मीदवारी हो जाती है कि हमने उम्मीदवारी कर दिया, और जिस दिन हम पर्चा भर देते हैं उस दिन हमारे सामने जितने भी जो उम्मीदवार रहते हैं उनसे एक हो जाती है कि कंपटीशन होने लगती है, और आपस में ही जो मनभेद होता है, मतभेद होता है, वो बाहर आने लगते हैं कि इसने हमारे खिलाफ, मतलब अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति खड़ा है तो उसके लिए काफ़ी फायदा है कि वो तो जीतेगा ही जीतेगा। 2 लोग खड़े हो गए, 3 लोग हो गए, तो फिर अब वो तो कहेगा कि देखो मेरा ये वोट काट रहा है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक दिक्कत हो जाती है, और दिक्कत होती है जो जमानत राशि इसी से। अगर निर्वाचन आयोग ऐसा कर दे कि सभी लोग उम्मीदवार है, किसी को पैसा वैसा नहीं बने, किसी को पर्चा नहीं बने, सभी लोग उम्मीदवार है, तो वो कितना अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा है। अब लोग कहेंगे कि ये तो चुनाव ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? आप उसमें अगर उसको समझेंगे, थोड़ा समय देंगे, तो आपको पता चले कि उसमें भी उम्मीदवारी, अगर अनिवार्य उम्मीदवारी हो जाएगी तो सभी लोगों को उम्मीदवारी करने का मौका मिल जाएगा, और सभी लोग अगर उम्मीदवारी करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को अपना मनपसंद उम्मीदवार मिल जाएगा, और जो होगा एक निष्पक्ष और साफ सुथरा एक चुनाव होगा, और एक बहुत ही जो लोकतांत्रिक व्यक्ति होगा, जो सबसे, अगर समझिए कि अगर समझदार है, अगर व्यवहारिक है, अगर लोकहित में काम करता है, अगर समाज के लिए वो आगे रहता है काम करने में, तो वो जाहिर सी बात है वो जीत के आगे आएगा। अब यहाँ पर तो जिसके पास पैसा है वो उम्मीदवारी करेगा। अब इसमें निर्वाचन आयोग को क्या फ़ायदा होता है कि निर्वाचन आयोग के अगर जमानत राशि भरनी है तो निर्वाचन आयोग को सभी लोग जमानत राशि नहीं भर पाते हैं, इसीलिए वहाँ पे भीड़ ही नहीं हो पाती है। भीड़ नहीं हो पाती है तो अच्छे लोग नहीं आ पाते हैं। तो इसीलिए ये जमानत राशि जो है, ये कहा जाए तो ये सही नहीं है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आखिर निर्वाचन आयोग को कितना रुपया मिलता होगा, कितना चंदे के रूप में अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्राम प्रधान, अगर एक गाँव में चुनाव तो कितने उम्मीदवार रहते हैं? मान लीजिए 10 ही उम्मीदवार हैं, तो 10 उम्मीदवार खड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये उसको मिला। 20,000 में कौन सा चुनाव हो जाता है? कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक ये कलंक लगा रहता है कि जमानत राशि देनी है। जमानत राशि को हटा देनी चाहिए और सबको उम्मीदवारी के लिए फ्री कर देना चाहिए। इससे देखिएगा कि निर्वाचन आयोग को एक बहुत बड़ा दिक्कत होगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, लेकिन जिस दिन ज़्यादा भीड़ होगी ना, उसी दिन निर्वाचन आयोग की आंखें भी खुलेगी और देश में अनिवार्य उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। अनिवार्य उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया क्या है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग उसे देखिए, उससे समझे, आपको पता चलेगा कि वर्तमान में जो प्रक्रिया है चुनाव प्रक्रिया, उससे कई गुना ज़्यादा और काफ़ी बेहतर चुनाव प्रक्रिया है। अगर उस तरह से चुनाव होने लगे तो देखिएगा कि हमारे देश में बहुत ही जो अच्छे
अच्छे लोग होंगे, जो लोकतांत्रिक लोग होंगे, जो कि समाज को अपना सब कुछ देने वाले होंगे, वो जाके आगे निकलेंगे और देश में वैसे नेता निकलेंगे तो फिर देश का जो स्वर्णिम काल है वो आएगा। तो वो होगा अनिवार्य उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया से, यानी कि जो CCEP है इससे, यानी कि अनिवार्य उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया जब तक से लागू नहीं होगी तो ये फिर जमानत राशि जैसे जो चीज़ें हैं वो लोकतंत्र के लिए घातक ही सिद्ध होती रहेंगी। अब ठीक है, जमानत राशि को हमने तो समझ लिया कि ये क्यों लिया जाता है निर्वाचन आयोग की तरफ से। तो निर्वाचन आयोग कहता है कि ज़्यादा लोगों की भीड़ ना हो, इसीलिए जमानत राशि जमा की जाती है। अब जमानत राशि फिर वापस किसको मिलती है, क्योंकि देखिए जमानत राशि वापस भी मिल जाती है, तो इसके भी एक नियम है। जमानत राशि उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जो कि कुल मतदान का 1/6 यानी कि एक जो छठा हिस्सा है वो पाएंगे। अगर मान लीजिए ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा है और गांव में अगर आपके गांव में मतदाता 6000 है, ठीक है, तो 6000 का 1/6 जिन्होंने 1000 वोट पा लिया उनका जो है मिल जाएगा, पैसा वापस मिल जाएगा। जो जमानत राशि जमा की है वो कुछ दिन बाद वापस मिल जाता है, यानी कि उनकी जमानत जब्त नहीं होती। यहीं पे हो जाता है जमानत जब्त नामक सब, कि जमानत उनकी जब्त हो गई। यानी जमानत जब्त का मतलब कि उन्होंने 1000 से कम वोट पाया इसलिए उनकी जमानत जब्त हो गई। अगर 1000 भी वोट पा जाते हैं तो उनको जमानत राशि नहीं मिलेगी और जमानत जब्त समझा जाएगा। आपको 1000 + 1 होना चाहिए, यानी कि 16 + 1 होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपकी जमानत राशि वापस मिलती है और आपकी जमानत जब्त नहीं हुई ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ कि किसको जमानत राशि वापस मिल जाती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि जो जमानत राशि है वो क्या होती है और किसकी जमानत राशि कितनी होती है, यानी कि किस पद के लिए जमानत राशि कितनी होती है। तो वार्ड मेंबर के लिए 500 रुपये होती है, BDC के लिए 2000 रुपये, ग्राम पंचायत के जो प्रधान है उनके लिए 2000 रुपये, जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपये। और जो आरक्षित जो लोग हैं, जो आरक्षित वर्ग में जैसे OBC है, SC है, ST है, इनको 50% उसकी जो राशि है उसके 50% देना पड़ता है। तो ये हर साल जब भी चुनाव होते हैं, यानी कि 5 साल बाद अगर चुनाव होते हैं ग्राम प्रधान के, तो उसमें जो ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, BDC, तो इन लोगों का जो है निर्वाचन आयोग फिर से तय करता है कि कितना रहेगा, उसको घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा। तो इसी तरह से जब विधानसभा के भी चुनाव होते हैं, तो जो विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग जो विधानसभा में जितने भी जैसे विधायक का कोई उम्मीदवार है, तो जितने भी विधायक के उम्मीदवारी जो लोग पेश करेंगे तो उनको भी जमानत राशि देनी पड़ती है और उनकी जो जमानत राशि होती है वो है 10,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में जमानत राशि जो है वो है 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये। जो भी जितने भी उम्मीदवार हैं उनको 10,000 रुपये की जमानत राशि देनी पड़ेगी। और उसी तरह से जो संसदीय है, जैसे कि जो भारत में संसदीय चुनाव होते हैं जिसमें हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं, MP को हम लोग चुनते हैं और फिर MP आपस में प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो उसके जब चुनाव होती है तो उसमें भी जितने भी उम्मीदवार होते हैं सबकी जमानत राशि एक फिक्स होती है और वो होता है 25,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 25,000 रुपये जमानत राशि के तौर पर निर्वाचन आयोग हर उम्मीदवार से अपने पास जमा करवाता है। और वो कब मिलता है, जो कुल वैध मत होते हैं उसका अगर एक छठा भाग वो लोग पा जाते हैं तो उनको दे दिया जाता है उनकी जमानत राशि, ठीक है। अगर हम लोग गांव की बात कर ली जाए तो गांव में अगर मान लीजिए 10,000 जो मतदाता हैं, लेकिन अगर वोटिंग करने केवल 6,000 ही लोग गए, ठीक है, 10,000 लोग हैं लेकिन वोटिंग करने केवल 6,000 लोग गए, तो उसको माना जाएगा कि 6,000 लोगों ने वोटिंग किया है। तो उसमें भी कुछ लोगों का जो वोट है वो गलत हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि अगर मान लीजिए 6,000 वोटिंग होती है तो 6,000 का 1/6 उसको मिलना चाहिए। ये नहीं कि पूरे 10,000 का नहीं, जितने लोग ने जितना वोटिंग हुआ है और वोटिंग में भी जो वैध मत है उसका 1/6 अगर किसी को मिल जाता है तो उसका जो जमानत राशि मिल जाती है, अन्यथा उसकी जमानत जब्त हो जाती है। तो यही जो प्रक्रिया है वो संसदीय चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में भी और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जो चुनाव होते हैं उसमें भी ये प्रक्रिया लागू होती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि जमानत राशि क्या होती है और जमानत राशि को जो है वापस पाने की जो क्या प्रक्रिया है और किस किस उम्मीदवार को कितना जमानत राशि दे होती है। और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि जमानत जब्त होना क्या कहलाता है। तो जिसको 1/6 अगर वोट नहीं मिलता है उसकी जमानत जब्त हो जाती है। लेकिन इसमें भी एक नियम है कि अगर मान लीजिए किसी गांव में 10,000 जनसंख्या, किसी गांव में 10,000 वोटर हैं, 10,000 वोटर में अगर मान लीजिए 100 लोग खड़ा हो गए, ठीक है, 100 लोग खड़ा हो गए तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे तो 1/6 वाला नियम तो खत्म हो जाएगा। यानी कि इतना ज़्यादा अगर भीड़ हो जाएगा तो मान लीजिए 10,000 लोग हैं और मान लीजिए 5,000 लोग खड़े हो गए वहाँ पे उम्मीदवारी कर दिए, तो अब फिर 1/6 वहाँ पे तो मिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए इसमें जो निर्वाचन आयोग ने एक नियम लाया है, एक इसका जो है कि जो व्यक्ति चुनाव में विजय हो जाता है, यानी कि जो व्यक्ति चुनाव को जीत लेता है तो उसको जमानत राशि उसकी लौटा दी जाती है, चाहे उसने कितना भी वोट पाया हो उसको उसकी जमानत राशि दे दी जाती है। तो आशा और उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी यह जमानत राशि पे जो वीडियो है, जो जानकारी है, आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।